ओके अभी रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। अभी आवाज आ रहा है क्या? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लैग रीस्टार्ट हुआ था जूम। ओके चलो तो फाइनली विदाउट डिले किए आज का जो सेशन है, आज का जो पोर्शन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ओके वेरी गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को स्टडी जो करना है द लिविंग वर्ड। आपका आज का जो पोर्शन है 11th एनसीईआरटी का पोर्शन है। 11th एनसीईआरटी का यूनिट 1 और यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है ये हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम जान लेते हैं। ओके तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो लिविंग वर्ड। यदि हम लिविंग वर्ड की हम बात करें तो लिविंग वर्ड मीन्स कंप्राइजेस वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है हमारे इस प्लैनेट या अर्थ पर। और वो भी ऐसे नहीं, मिलियंस में हमको प्लांट और उसी मिलियंस में हम लोगों को एनिमल्स जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब हम इस डाइवर्सिटी का जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार डाइवर्सिटी डेवलप कैसे हुई। ठीक है, ये पार्ट पहले जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि लाइफ क्या होता है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि डाइवर्सिटी, तो आपको याद है हम लोगों ने इसके पहले इवोल्यूशन पढ़े हैं और इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखे बेटा कि डाइवर्सिटी जो डेवलप होती है, एक तो वहां पे हम लोगों ने एडाप्टेशन पढ़े थे। एडाप्टेशन के साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का स्टडी किए हैं। ओके, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के साथ ही साथ हम लोगों ने जो एडाप्टेशन या फिर हैबिटेट का भी स्टडी किया है। ओके, कुछ बॉडी का स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम लोगों ने देखे और साथ ही साथ बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है, इतना सारा जो है यहाँ पे डिफरेंस जिसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है ये डेवलप होती है। क्या चीज? डाइवर्सिटी जो डेवलप हो रही है, तो डाइवर्सिटी कैसे डेवलप हुई ये हमने समझे। अब क्वेश्चन ये है कि लाइफ क्या है, लिविंग क्या होता है। तो लिविंग जो है ये एक यूनिक एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जिसके अंदर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें हम सबसे पहले जो लाइफ है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे लाइफ क्या है। तो पहले तो हम एक डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन के बेसिस पर हम समझेंगे कि लाइफ होती क्या है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पे यदि हम देखें क्या चीज बेटा कि लाइफ एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो कोई बता सकता है बेटा लाइफ का क्या हो सकता है डेफिनेशन? क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके जस्ट वेट, क्या हो गया देखने दो। आई डोंट नो आज क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने तरफ से बेस्ट आप लोगों को दूं। यार क्या हो गया ये, जस्ट वेट बेटा। हाँ है, ठीक है बेटा, ओके ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं लिविंग वर्ड। क्या चीज? लिविंग वर्ड का हम स्टडी कर रहे हैं। तो लिविंग वर्ड की यदि हम बात करें तो हम हमारे अर्थ पे या फिर इस वर्ड या इस प्लानेट की हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमको मिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्या चीज
मिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट जो एनिमल और प्लांट्स जो हम लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं, तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो फाइनली जब हम स्टडी करेंगे तो स्टडी के बाद हमको एक चीज पता चलेगी कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या चीज? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। अब ये जो डाइवर्सिटी है ये कहाँ से आई है? ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म एक्चुअली कहाँ से आया? तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ये हुआ है बेटा ड्यू टू फर्स्ट, एक तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, क्या चीज? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से आया है, पहली चीज। सेकंड थिंग, एडाप्टेशन जो हुआ है ऑर्गेनिजम्स में, तो एडाप्टेशन की वजह से भी बेटा वहां पे एक न्यू लाइफ जो है, पहले की एक लाइफ से एक न्यू लाइफ में कन्वर्सन हुआ है। ओके, हम लोगों ने स्टडी किया बेटा इवोल्यूशन में ये सारी चीजें। कुछ हैबिटेट आपने देखे होंगे, अलग अलग हैबिटेट में रहने के बाद ऑर्गेनिजम्स जो है उनका एक अलग अलग वहां पे फीचर्स और कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर या उसका जो फिजियोलॉजी है ये भी जो है बेटा बहुत मायने देता है ऑर्गेनिजम्स को अपने आप में अडॉप्ट करने में, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो अर्थ में देखने को मिले, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बेटा कि व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? ओके, तो लिविंग को बेटा एक सिंगल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में हम नहीं समझ सकते। ठीक है, लाइफ होने का कुछ डिफाइनाइट प्रॉपर्टी होता है। तो क्या होता है आखिरकार लाइफ की डिफाइनाइट प्रॉपर्टी, वो भी हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो लाइफ एक यूनिक या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल जिससे बना हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या चीज? कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यदि हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें, तो पहली चीज तो फर्स्ट इसमें आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसे कह सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारी चीजें हम देखेंगे। सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है मेटाबॉलिज्म। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो आता है ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखिए तो वो होता है रिप्रोडक्शन। क्या चीज? रिप्रोडक्शन। और फाइनली लास्ट में यदि हम देखें तो इसमें आता है कॉन्शियसनेस। ओके, कुछ जगह पे पेन लैग कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी घूम फिर के हमको यहीं पे आना पड़ा। तो डोंट वरी, एक एक पार्ट में अपने लेवल पे आपको बेस्ट जो है यहाँ पे क्लेरिफाई कराऊंगा, और वापस से हम लोग अपने पीपीटी पे आएंगे और उसमें भी सारा पोर्शन जो है अच्छी तरह से हम सारा कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पे आते हैं हम लोग। ओके, और फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बेटा? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो यहां पे देखिए ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, क्या चीज? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो आप देखिए बेटा कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है, जानते हैं हम लोग। मींस ये ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, क्या चीज? एक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है ये किससे बनी है बेटा? ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है मेड अप ऑफ सेल्स, और नॉट ओनली सिंगल सेल्स। समझे? मींस यहां पे ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स होता है। ओके, तो इस तरह से यदि हम सेल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेल्स में जो एक सेल्स है, एक सेल की हम बात करें तो सेल्स को हम दो टाइप से हम समझ सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में।
पहली चीज तो सेल्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक हो रहा है, और बिल्डिंग ब्लॉक होने के बाद फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स जो है उसका यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे हम लोग सेल की एक्टिविटी हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं हम लोग, सेल का एक्टिविटी। ओके, फिर से सेलेक्ट कर गया पेन, एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी और बिल्डिंग ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग देखो, ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, तो ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी यहाँ पे फॉर्म हुआ मींस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, सेल जो होती है स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सेल जो है क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। सेल क्या हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया ऑर्गेनिजम्स का। सेकंड, एक्टिविटी ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, सेल जो होता है ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस तरह से सेल एक तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑर्गेनिजम्स का। आपको याद होगा हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में भी ये वाला पोर्शन स्टडी किए। ओके, आपको ये चैप्टर बेटा बहुत इजी जाएगा क्योंकि इसका सारा पोर्शन हम लोग हायर लेवल पे स्टडी कर चुके हैं। जस्ट लाइक एज रिवीजन मोड पे हम लोगों को इस चैप्टर का स्टडी करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल जो है ये होती है। तो इस रिस्पेक्ट में यदि हम आप देखें तो इस तरह से जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। क्या चीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। वाई आप जानते हो, बिकॉज सेलुलर यदि एक सिंगल सेल भी है तो लाइफ है, और यदि एक सिंगल सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें वहां पे रहती है, जिसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये आपको फाइंड करना होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर्स को देने में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज मैं आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाऊंगा ना, तो उस कंसेप्ट से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है और कैसे होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और किस रिस्पेक्ट में और कब हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक और यहाँ पे पॉइंट समझ लेते हैं, तब जाके हमको और भी अच्छे से क्लियर होगा। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर जो देखेंगे, क्या देखेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की यदि हम यहाँ पर बात करें तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ टर्म है जिसे कहते हैं मेटाबोल। क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे कहते हैं मेटाबोल, और मेटाबोल का मतलब होता है कन्वर्सन। क्या होता है मेटाबोल का मीनिंग, मेटाबोल का मीनिंग होता है कन्वर्सन। अब कन्वर्सन या फिर चेंज, अब चेंज मीन्स व्हाट, तो हम जानते हैं कन्वर्सन मीन्स जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जब ब्रेक होगा तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, इस टर्म को हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, मींस कोई ए था जो टूट गया, जो बी प्लस सी फॉर्म किया, तो ये वाला एक टर्म हो गया मेटाबॉलिज्म, जिसका एक एग्जांपल है कैटाबोलिज्म। इसी के साथ साथ इसको हम दूसरे टर्म में यदि हम समझे तो दूसरे टर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे टर्म में यहाँ पे एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स जब आपस में ज्वाइन होता है तो एक लार्ज कंपाउंड बनाता है। मींस यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो सकता है, जब आपस में ज्वाइन होगा तो ये डी बन सकता है। इस टर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, वेरी गुड, क्या कहलाएगा ये, एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली है क्या, ये हमें समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या बेटा ये लिविंग में हो रहा है, हाँ ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्या ये नॉन लिविंग थिंग में होता है, नहीं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। तो जब ये ऑल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ये क्या होता है बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म होता है, बट इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन आप जानते हो, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल
अब हम एक केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, RXN लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना। मेटाबॉलिज्म मींस एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही तो है। मेटाबॉलिज्म को हम दूसरे टर्म में केमिकल रिएक्शन ये नाम दे सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो है ये कहां पर हो रही है, तो दे कैन अकर, कहां होंगी बेटा, एक तो इन विवो और दूसरा क्या होगा, इन विट्रो। इन विवो मींस नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट मींस व्हाट, इनसाइड द सेल, हो रहा है कि नहीं, सेल के अंदर हो रहा है तो ये नेचुरली हो रहा है। इन विट्रो मींस एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मींस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, हो रहा है कि नहीं, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो बेटा टेस्ट ट्यूब में जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होगी, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, तो ये तो नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया, समझे। जब टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन हो रहा था तो नॉन लिविंग हो गया। तो फिर ये कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होंगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो उसे कहते हैं जो सिर्फ लिविंग में होती है और नॉन लिविंग में नहीं होती। मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा इस जगह पे कंफ्यूज कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए, भले वो टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन अपने आप तो नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है जानते हो आप, हाँ, ये जो एक टेस्ट ट्यूब में कोई एक केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। किस चीज का नीड होगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है उसका हमें नीड होगा। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हेल्प से फाइनली ये नॉन लिविंग कंपोनेंट मींस टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन हो रही, तो है तो वो एक लिविंग रिएक्शन ही, उसको हम नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। इसलिए बेटा मेटाबॉलिज्म जो है ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है ये मानी जाती है। समझ में आ गया बेटा, 2 पॉइंट समझा, हेलो। यदि ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है बट नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अभी, पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ। ओके, कंसेप्ट समझ लो बेटा, यही कंसेप्ट है इसमें। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो बेटा, यहां तक क्लियर है, यस नो। चाहो तो वॉइस में एक्सेस ले लो, वॉइस एक्सेस दे देता हूं मैं आपको, कभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो चैट में बहुत टाइम जाता है आपका, है ना। चलो वेरी गुड, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम लोग, और अभी हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ग्रोथ जो होता है बेटा ये इरिवर्सिबल इंक्रीज, क्या चीज, इरिवर्सिबल इंक्रीज, क्या चीज, क्या इंक्रीज होगा, एक तो मास भी बढ़ सकता है, या फिर नंबर ऑफ द सेल्स भी बढ़ सकती है। ओके, नंबर ऑफ द सेल्स। तो इरिवर्सिबल जब इंक्रीज मास या फिर नंबर ऑफ द सेल्स होता है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रोथ रहेगा। समझ रहे हो। और ग्रोथ जो है बेटा, यदि हम देखें तो ग्रोथ जो है ये कहां कहां होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ग्रोथ बेटा 2 जगह पे देखने को मिल सकती है। एक तो ग्रोथ जो है लिविंग कंपोनेंट, जिससे हम प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कहते हैं, क्या चीज, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, यहां पर ग्रोथ होंगी। दूसरा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसे कहते हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, यहां पर ग्रोथ होंगी। एक तो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। तो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है ये हो गया क्या चीज बेटा, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट हो गया ये। और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है ये क्या है, नॉन लिविंग है। और ग्रोथ बेटा दोनों भी जगह हो रही है, मींस लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। जैसे कि सपोज ये सेल है, सेल के इनसाइड प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, तो सेल के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो सेल का साइज जो होगा कितना होगा, बढ़ गया। फिर और प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सेल का साइज इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ग्रोथ जो है बेटा ये लिविंग पार्ट में मींस लिविंग कंपोनेंट में हो रहा है। नॉन लिविंग की हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं माउंटेन। माउंटेन की यदि हम बात करें तो जैसे कि सपोज ये आपका माउंटेन है
और इस माउंटेन पे हम ये कह सकते हैं कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर जो होती है, बालू रेती का या मिट्टी का जब लेयर, तो माउंटेन का जो लेवल है ये भी क्या होगा बेटा, पहले इतना था तो बाद में ये इतना बढ़ जाएगा, समझ गए, फिर और बढ़ते जाएगा। तो माउंटेन में यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, और यहां पे जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ग्रोथ जो है, यदि हम देखें तो ग्रोथ जो है ये दोनों जगह हो रही है, एक तो लिविंग में भी हो रहा है और दूसरा नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में जब दोनों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो अब मुझे बताइए बेटा, ग्रोथ क्या डिफाइनिंग फीचर होगा क्या, हेलो, यस और नो? ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर्स कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, क्योंकि लिविंग जो है इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग में जो हो रही है वो कैसी हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। समझ में आ रहा, लिविंग में प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस हो रहा है, नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस नहीं होता है, वहां पे एपोप्लाज्म सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसी के रिस्पेक्ट में हम कुछ टर्म और समझ सकते हैं। देखो, जैसे कि ग्रोथ कब पॉजिटिव होंगी, ग्रोथ कब नेगेटिव होंगी, तो ग्रोथ कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है, और कभी नो ग्रोथ हो सकती है। इसके कुछ कंडीशन यहाँ पे बनती है बेटा, एग्जाम में ट्विस्ट करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जब देखिए बेटा, यदि हम देखें कि एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है मींस बिल्डिंग ऑफ द मास, उस टाइम पे ग्रोथ जो है वो कैसे रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? और जब यदि ग्रोथ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल आ जाए, तो इस टाइम पे किसी भी टाइप की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके जस्ट अगेंस्ट कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है एनाबॉलिज्म के कंपैरिजन में, तो ये मास जो यहाँ पे बना हुआ है, तो ये क्या होगा, रप्चर होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होते जाएगा। प्रगति बेटा माइक ऑफ कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ऑफ करो। समझ में आ गया? तो इस तरह से ग्रोथ के रिस्पेक्ट में ये तीन टर्म बनते हैं। अब यहाँ पे ग्रोथ को लेके एक और चीज समझ लेते हैं बेटा, प्लांट में ग्रोथ कैसे होगा और एनिमल में ग्रोथ कैसे होगा। तो हम जानते हैं बेटा, प्लांट और एनिमल जो है, तो प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट लाइफ, कंप्लीट लाइफ यदि हम देखें, थ्रू आउट लाइफ साइकिल प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक के देखने को मिलता है। ठीक है, पेन बेटा लैग करने लग जाता है, राइटिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, थोड़ा समझो, जा नहीं समझेगा मैं अगेन राइट कर दूंगा। प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसी होंगी बेटा, अनलिमिटेड होती है। बट यही चीज एनिमल में हम देखें तो ग्रोथ जो है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। ओके, तो ये कुछ टर्म है बेटा जो ग्रोथ को लेके देखें। तो इस तरह से यदि हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ जो है ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, ग्रोथ जो है ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो इसके बाद और आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है रिप्रोडक्शन। क्या चीज, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखिए बेटा, तो हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, पढ़े हम लोगों ने बेटा रिप्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स हम कह सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स हम कह सकते हैं। तो न्यू इंडिविजुअल्स जो है इसका फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना ये कहलाता है रिप्रोडक्शन, जो कि जनरली टू टाइप का होता है। एक जो कि क्या आएगा बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, एक सिंगल पेरेंट चाहिए, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स चाहिए होता है। पहला पॉइंट तो यही बनता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप का फर्टिलाइजेशन जो है ये नहीं होने वाला है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मींस क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पे बनते हैं। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे किसकी हेल्प से, स्पोर की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब मेल और फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन हुआ है
तो अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, जब गैमेट्स बने तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, गैमेट का फ्यूजन होता है यहाँ पर, और गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट होता है जायगोट, तब जाके एक न्यू इंडिविजुअल्स का वहां पे फॉर्मेशन होगा। लेकिन स्पोर्स की हेल्प से देखिए हम, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स आते हैं बेटा, जैसे कि स्पोर्स एल्गी होता है और फंजाई, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बाइनरी फिजन पढ़े हैं बेटा, याद होगा आपको बाइनरी फिजन, जो कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, बाइनरी फिजन जो है बैक्टीरिया में होता है। बडिंग की हम बात करें तो बड जो फॉर्म होती है ईस्ट में बड फॉर्म होता है, जिसकी हेल्प से होता है। प्लेनेरिया की हम बात करें तो उसमें रीजनरेशन होता है। मोसेस की हम बात करें तो मोसेस में क्या होता है, वहां पे प्रोटोनिमा स्टेज वहां पे फॉर्म होती है, एक फ्रेगमेंटेशन भी आता है। तो ये सारे टाइप्स जो है बेटा ये किसके है, ये हो गया बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। समझ में आ गया, क्या हो गया असेक्सुअल। तो इस तरह से हम लोगों को भी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अब यदि हम रिप्रोडक्शन की हम बात करें बेटा, तो रिप्रोडक्शन, ठीक है, अब हम इसकी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या चीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है या नहीं है। तो रिप्रोडक्शन बेटा हम जानते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो ऑल लिविंग में होता है बट नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, जब ऑल लिविंग में होगा और नॉन लिविंग में नहीं होगा तो उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लिविंग में तो रिप्रोडक्शन होता है और नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट इसमें कुछ बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। आप जानते हो क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन सबसे बड़ा इसमें यह है कि आपको याद होगा हम लोगों ने म्यूल पढ़े थे, ये तो एक एनिमल है बट इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये कैसा है, ये स्टेराइल एनिमल है। फर्टाइल है क्या? नहीं, ये स्टेराइल एनिमल है। कैसे बनाया बेटा इसको, म्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग किया, याद है? तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की हेल्प से फाइनली म्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, वेरी गुड। क्या था यहाँ पे, फीमेल हॉर्स मेल डंकी था या मेल हॉर्स फीमेल डंकी था? जल्दी से बता दीजिए, म्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या आएगा यहां पर? वेरी गुड, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। तो फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी, ये लिखा नहीं रहा, फिर से फीमेल हॉर्स प्लस मेल डंकी, इनको जब क्रॉस ब्रीड करते हैं तो फाइनली बनता क्या है, म्यूल। और म्यूल में बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको याद होगा हमने हनी बी की स्पीसीज देखे थे। जो हनी बीज होती है उसमें हमने 3 बीज देखे थे, कौन कौन सी देखे थे बेटा? एक वर्कर बी देखे थे, एक मेल ड्रोन होता है ये देखे थे हमने, और एक क्वीन होती है। तो जो वर्कर बी जो होती है ये भी कैसी है, ये भी स्टेराइल होती है बेटा, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इस तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम जो समझ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और नॉन लिविंग में नहीं होता है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। बट यहाँ पे बेटा यूनिवर्सली ट्रू है क्या? नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन हो गया। और इतना बड़ा एक्सेप्शन इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन भी जो है, हेलो, रिप्रोडक्शन जो है क्या होगा, रिप्रोडक्शन ये हो गया नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये कलर दिखाई दे रहा है क्या आपको? रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, समझे बेटा? ड्रोन क्वीन के साथ फर्टाइल करता है सृष्टि पवार। ओके, समझ में आ गया बेटा? इतने पॉइंट क्लियर हो गए सभी लोगों के? किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े? सारी चीजें क्लियर हो गई है, वेरी गुड। तो रिप्रोडक्शन भी हमने देख लिए। नेक्स्ट आता है, कौन सा नंबर है बेटा? क्या देख लिए, सेल ऑर्गेनाइजेशन देख लिए, ग्रोथ देख लिए, मेटाबॉलिज्म देख लिए, रिप्रोडक्शन देख लिए। 5th नंबर है ना ये? कौन सा था 5th बताइए? कॉन्शियसनेस,
था क्या? हेलो, ऐसा नहीं लगा यहाँ पर। ओके, कॉन्शियसनेस जो है, यदि हम देखें, यहाँ पे ऐसा आएगा बेटे, यहाँ लिख दे रहा हूं यार, ये पेन इतना लैग क्यों करता है यार, इसलिए इस टूल पे हम आते ही नहीं है। ठीक है चलो, आप समझदार हो वैसे भी। तो कॉन्शियसनेस की यदि हम बात करें तो ये ओनली लिविंग में देखने को मिलता है बेटा। कॉन्शियसनेस मीन्स होता क्या है, जो भी इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है, जो भी सेंस करता है, ठीक है, सेंसिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे कि मॉस्किटो ने बाइट किया, इमीडिएटली हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सेंसिंग जो है, ये तीनों तरीके से होता है। फिजिकल, जैसे टेम्परेचर हो गया, कम ज्यादा हो रहा है तो भी हम सेंस कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स यदि हमारे बॉडी पे आते हैं, ठीक है, कुछ एलर्जेंस होते हैं, डस्ट होते हैं, तो भी हमारा बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करता है। या बायोलॉजिकल कुछ एजेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटो भी बाइट करता है तो भी हमारा बॉडी इमीडिएटली क्या करता है बेटा, सेंस करता है। तो इस तरह से ये जो कॉन्शियसनेस जो है, ये क्या कह सकते हैं बेटा, हमारे ओनली लिविंग बींग्स का ही फीचर है। नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलती है। तो अब मुझे बताओ, कॉन्शियसनेस भी क्या हो गया, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर व्हाट अबाउट कोमा, जो कोमा में जो पर्सन चला गया, पैरालाइज हो गया है, तो उसमें तो कॉन्शियसनेस और सेंसिंग का प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया है, होगा कि नहीं होगा? तो उस रिस्पेक्ट में हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी? समझ रहे हो क्वेश्चन को? बट यहां पे देखिए बेटा, ये भले वो पर्सन कोमा में है, लेकिन वहां पे एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वहां पे काम कर रहा है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यहां पे काम कर रहा है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम मींस उसके बॉडी में कुछ हो या ना हो, बट मेटाबॉलिज्म चल रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। कोई पर्सन का यदि डेथ हो जाए, तो डेथ होने के बाद उसको, उसकी लाइफ को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई पर्सन कोमा में चला गया, ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस रिस्टोर हो सकता है, समझे? तो इस तरह से कॉन्शियसनेस जो होता है बेटा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया, कंसीडर किया गया है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अल्टीमेटली ये कंसेप्ट, अभी तक के हम लोगों ने जो भी पार्ट समझे उसका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। क्या क्या देख लिया बेटा हमने? यहाँ पे हमने देखे एक तो लिविंग, दूसरा हमने यहाँ पर देखे क्या चाहिए बेटा, नॉन लिविंग। ओके, अब लिविंग और नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में यदि हम यहाँ पर समझे, तो क्या क्या हम लोगों ने समझ लिए बेटा? यहाँ पे हम लोगों ने जो भी स्टडी की है लिविंग और नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में, पहली चीज तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। सेकेंड, सेलुलर स्ट्रक्चर, ये लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। ग्रोथ लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। ओके, रिप्रोडक्शन लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है, बट नॉट यूनिवर्सली। यूनिवर्सली है क्या? यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है। फिर से पेन लैग कर गया। ओके, और फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस, जो लिविंग में है और नॉन लिविंग में नहीं है। बताओ कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आ रहा है? नंबर्स में आंसर चाहिए मुझे, कितना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्लास में है सभी लोग? आवाज आ रहा है मेरा? बेटा मेटाबॉलिज्म आ रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर आ रहा है, कॉन्शियसनेस आ रहा है। वन टू थ्री, थ्री डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन को कंसीडर नहीं किया है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच ऐसे बोलते हैं ना, वो कॉन्शियसनेस में आता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा यहाँ पे
अंबाझरी और सदर ब्रांच के कौन से स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे? जल्दी से कुछ अनाउंस करना मुझे। मानव, सॉरी अंबाझरी बोल दिया, सॉरी, अपना सदर और भंडारा ब्रांच। निकिता खरे बेटा आप कौन से ब्रांच से हो? निकिता खरे कौन से ब्रांच से हो बेटा आप? आपका हैंड रेज क्यों हुआ? प्राची है, गामिनी है, साइली है, लियांशु है। ओके ठीक है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेशली प्राची बेटा सदर ब्रांच से हो, और जो भी स्टूडेंट सदर ब्रांच से है और अभी क्लास में नहीं है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना। आप लोगों का बेटा 12:30 का जो टाइम है मॉर्निंग में, ठीक है, या तो ऑल डे या फिर वीकडे हो सकता है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। इस टाइम पे आप लोगों का 12:30 पे जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें भंडारा स्टूडेंट भी आते हैं बेटा, तो इस टाइम पे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन होने वाला है, ठीक है, जो कि राकेश सर लेंगे। ओके, काफी अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो, ठीक, और पीएचडी है बेटा, नेट भी क्लियर है उनका, क्वालिफाई है। ओके, तो वो आप लोगों का ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन लेने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी क्लास में नहीं है आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है 12:30 का टाइम है बेटा मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, उस टाइम पे आप लोगों का क्लास होगा, समझ गए? हाँ, उन्होंने 10:30 बताए होंगे बेटा टाइमिंग, बट 10:30 को शायद आपका नितिन सर का क्लास चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है, तो 12:30 का स्लॉट आपका फ्री है, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और कुछ टाइम चेंज होता है बेटा तो अश्विनी मैम जो भी टाइम पोस्ट करेगी उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा जो भी है, तो ठीक है, कुछ चेंज होता है तो आपको ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट मिल जाएगा। और इवनिंग में भी आपको क्लास करना बेटा, 12:30 में आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कीजिए, और इवनिंग में मैं आपका यहाँ पे लिविंग वर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये वाला पोर्शन अभी मैं ले रहा हूँ फिलहाल, तो आप इवनिंग में उस पोर्शन का रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ओके बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा निकिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। प्राची बेटा आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फ्रेंड्स जो भी है आपके बैच के जो भी कांटेक्ट में है उन लोगों को एक बार आप इन्फॉर्म कर देंगे, मे बी ये कल से या फिर सैटरडे से जो भी होगा उस टाइम से हो सकता है आपको ग्रुप में भी जो है मैसेज आ जाएगा, समझ में आ गया? चलो तो फाइनली आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करते हैं। इतना पार्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया बेटा? इफ यस तो हम लोग आते हैं अपने एक बार स्लाइड पर, थोड़ा सा स्लाइड का रिव्यू ले लेते हैं। स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन फिर भी जो भी पार्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है, वो हम देख लेते हैं बेटा एक बार। देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी कंसेप्ट दिखे, स्लाइड दिखाई दे रही है ना बेटा आप लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्लाइड मैंने ही अपने पास से डिस्प्ले कर लिया? अभी देखिए स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? स्लाइड शो नहीं चल पा रहा है यहाँ पर अभी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। साइली बेटा अभी दिखी होंगी, देखो नहीं दिखा तो फिर से देखता हूं मैं। देखिए अभी अभी दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिख रहा है सभी लोगों को? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो यार, दिख रहा है, चलो ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो भी पोर्शन का स्टडी कर रहे थे, लाइफ जो है बेटा ये क्या है, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हम लोगों ने समझे थे, जिसमें ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये सारी चीजें। एक ऑर्गेनिज्म यदि लिविंग है तो लिविंग होने का उसका क्या प्रमाण है बेटा, तो उसमें बेटा क्या चीज, एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, वो उसमें इवॉल्व होने का कैपेसिटी रहेगा, ठीक है, उसमें ऑटो रेगुलेटेड या सेल्फ रेगुलेटेड एक इंटरेक्टिव सिस्टम जो है वो रहेगा, और किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में वो क्या है बेटा, रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ये हम लोगों ने देखे, ठीक है। फिर इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ग्रोथ क्या होता है ये समझे, तो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन नंबर
या फिर मास ऑफ द सेल्स, और वो भी कैसे, बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में देखो आप यहाँ पे बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक सिंगल सेल टू सेल में कैसे डिवाइड हो रही है और किस तरह से इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। ये होता है बेटा किसमें, बैक्टीरिया में। तो ये हम लोगों ने अभी देखे थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखे बेटा, ग्रोथ जो है कब पॉजिटिव रहेंगी, तो ग्रोथ पॉजिटिव कब हो रही है बेटा, जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा। नेगेटिव कब होगा, जब कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा और एनाबॉलिज्म कम होगा। और नो ग्रोथ कब होंगी बेटा, जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों भी इक्वल होगा। ये भी हम लोगों ने समझ लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए, क्या देखे बेटा हम लोगों ने, प्लांट और एनिमल्स जो है इसमें ग्रोथ कैसी होती है। तो प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, एनिमल में एक सर्टेन एज तक के होता है और लिमिटेड ग्रोथ होता है। ये हम लोगों ने समझे। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग का हमने क्या प्रॉपर्टी होता है ये समझे। लिविंग मतलब इनसाइड जो प्रोटोप्लाज्म में वो बढ़ते रहेगा, नॉन लिविंग में माउंटेन का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। समझ गए, ये पार्ट हम लोगों ने समझे। तो इस तरह से बेटा ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर की है। ठीक है, मींस यदि हम देखें कि प्लांट जो है इसमें कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट एनिमल में आपको जो ग्रोथ दिख रही है एक सर्टेन एज तक के दिख रही है, और सेल डिवीजन जो है एनिमल में कुछ टाइम पे जो भी लॉस्ट होता सेल्स का उसमें ही रिप्लेस होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, ये एक फीचर्स हो जाता है बेटा ग्रोथ को लेकर के। फिर ग्रोथ के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो समझे वो क्या देखे बेटा, ग्रोथ में ग्रोथ जब इंक्रीज होता है मास एंड साइज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, तो वो उसका सरफेस पे मटेरियल का एक्युमुलेशन हो रहा है बेटा। तो इस तरह से ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग, सॉरी इस क्या, सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में हो रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड हो रहा है और नॉन लिविंग में आउटसाइड हो रहा है। हेलो, समझ में आ गया वाला पार्ट। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आए थे, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है हर एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसके हम लोगों ने टाइप्स भी देख लिए बेटा, सेक्सुअल और असेक्सुअल के क्या है। ठीक है, सेक्सुअल कब होगा, मेल और फीमेल गैमेट जो है उनका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है। असेक्सुअल में अभी हमने देख लिया बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने स्टडी कर लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइनली रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सेम है बेटा, क्योंकि रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन की हेल्प से ही होता है। ओके, क्लियर हो गया। फिर रिप्रोडक्शन में हमने देखे बेटा यूनिवर्सली नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो वर्कर हनी बी है या फिर म्यूल, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम इसे कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन को नहीं कह सकते। ओके, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिज्म मींस कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों भी आता है, बिल्डिंग ब्लॉक या फिर ब्रेकडाउन, ब्रोकन डाउन, एक बायोकेमिकल रिएक्शंस जो इनसाइड द लिविंग सिस्टम हो रहा है, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन थे, लेकिन क्या करें आज हमारा गुड लक काम नहीं कर रहा है। ठीक, मेटाबॉलिज्म का मैंने टर्म आपको समझा दिया था। मेटाबॉलिज्म मींस मेटाबॉल, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया है, जिसका मीनिंग होता है कन्वर्सन, और कन्वर्सन मींस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, वहां पे कन्वर्सन हो रहा है। ओके, ये पार्ट हम लोगों ने देख लिए थे। और फाइनली फिर इसके बाद, ठीक है, क्या चीज, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है ये आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम में भी होता है। जैसे कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो हम देखें तो वो नॉन लिविंग थिंग है, बट है तो लिविंग रिएक्शन ही ना। क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत बार कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। ठीक है, लिविंग क्यों है, तो लिविंग होने का रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूं। लिविंग होने का रीजन जो है वो इसलिए है क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हेल्प से हो रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है, एटलीस्ट उसमें एक सिंगल सेल भी प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, और सेल नहीं है तो उसमें लिविंग नहीं होगा वो। समझे, तो ये हमने देखे थे। इसके बाद फाइनली कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मींस रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ठीक है,
एबिलिटी ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, चाहे लाइट रहे, वाटर रहे, टेम्परेचर रहे, कोई भी ऑर्गेनिज्म से केमिकल या पॉल्यूटेंट रहे, उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिजम्स जो है एक रिस्पॉन्स दे सकता है, जो कि क्या कहलाता है बेटा, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच कहलाता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म बेटा अवेयर होता है अपने सराउंडिंग में, जैसे स्पेशली हम ह्यूमन की बात करें, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, और इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक, ह्यूमन में क्या कॉन्शियसनेस है, ये यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, और फाइनली डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये हम समझेंगे अब। तो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, अभी टाइम है ना बेटा, हेलो, क्या आप लोग है क्लास में, कंटिन्यू करें, अभी रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से। सिर्फ एक, चलो ग्रेट, चलो बढ़िया, सभी लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। तो अब देखिए, अभी हम आगे का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, बायोडाइवर्सिटी इज लाइफ। ठीक है, अब हमारी जो लाइफ बायोडाइवर्सिटी कैसे है ये हम देखेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं बेटा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो रिफर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अब बायोडाइवर्सिटी बेटा आप याद है आप लोगों को कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो चैप्टर का स्टडी किए हैं उसमें हमने प्लांट और एनिमल का डाइवर्सिटी देखे है। तो हम वहां पर यदि हम देखें तो एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो, ठीक है, या फिर टोटल, पहले तो अर्थ की डाइवर्सिटी हमने 7 मिलियन के आसपास देखे थे। तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन हमारे को एनसीईआरटी के ये वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या चीज बेटा, प्लांट और एनिमल है, जिसमें से 1.25 एनिमल रहेगा और 0.55 मिलियन जो है वो क्या है, प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो डिस्क्राइब है 1.7 से 1.8 मिलियन हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इसमें भी यदि हम देखें तो इसमें कितना, सॉरी, कितना बेटा, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन एनिमल और प्लांट है। तो उसमें भी यदि हम देखें तो एनिमल जो है कितने हैं, 1.25, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, इंसेक्ट है। याद आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी में पढ़े हम लोग, ठीक है, देख रहे हो आप यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पे हमको यदि स्टडी करना है इस लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को, तो हम कैसे स्टडी करेंगे बताओ, कितने सारे एनिमल, कितने सारे प्लांट हैं, क्या स्टडी पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल है बेटा एक एक ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर पाना। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको पॉसिबल किया गया यदि हम इस ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दे उसके ग्रुप में, या फिर उसको डिवाइड कर दे उसी के सब ग्रुप में। तो ग्रुप और सब ग्रुप में यदि हमने उसको डिवाइड कर दिया तो फाइनली इसका स्टडी बहुत आसान होता है, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसका हम नोमेनक्लेचर देंगे ऑर्गेनिजम्स का। देखो कैसे होता है यहाँ पे, ये हम समझते हैं। बीच में स्लाइड लाया गया, मैंने नहीं लाया है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, हो सकता है यू आर द टैक्सोनोमिस्ट, टैक्सोनॉमी का आपने अच्छा खासा स्टडी किए हो और बहुत कुछ आप जानते हो। आप किसी एक फॉरेस्ट में चले गए, हो सकता है कि आप किसी डेजर्ट में चले गए, और वहां पे सडनली आप देखते हो कि कोई तो भी एक ऑर्गेनिजम्स दिखा, ठीक है, और वो ऑर्गेनिजम्स कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लांट है बट एनिमल के जैसा दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनिमल है बट प्लांट के जैसा दिखता है। ठीक है, इमीडिएटली आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि है क्या चीज। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ये किस कैटेगरी में आता है, प्लांट में आता है, एनिमल में आता है, फंजाई में आता है, मोनेरा में आता है, व्हाटएवर। तो उसको हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसको उस जगह पे, उस प्लेस पे रखना पड़ेगा। और फाइनली ये है क्या, इसको ये वर्ड किस नाम से जानेगा, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर। जैसे कि कैरोलस लिनियस ने एक नोमेनक्लेचर दिया जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, समझे।
तो इस तरह से यहाँ पे हमको आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो है वो देना होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना पॉइंट्स? समझ में आ गया सारा कुछ? तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में वैसे तो देखा जाए तो हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को व्हाट इज लाइफ, ये लिविंग क्या है ये पढ़ना था, जो हमारा हो गया। सेकंड हम लोगों को यहाँ पे टैक्सोनोमिक एंड सिस्टमेटिक्स क्या होता है ये पढ़ना है। थर्ड हम लोगों को टैक्सोनोमिक कैटेगरी क्या होती है ये पढ़ना है। और उसके बाद टैक्सोनोमिक एड्स क्या होता है ये पढ़ना है। ऐसे 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसमें से लाइफ वाला पार्ट हो गया है, टैक्सोनोमी और सिस्टमिक अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 4 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। तो अभी देखिए सिस्टमेटिक एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया हुआ है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्योंकि देखो जब हमने ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी, ग्रुप और सब ग्रुप में जब डिवाइड कर दिए, तो उसके बाद हमको प्रॉपर सीक्वेंस में उसको हमको अरेंज भी करना पड़ेगा। यदि अरेंजमेंट नहीं रहा तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। आपने भी देखे होंगे आपके घर में यदि हर चीज जगह पे व्यवस्थित अरेंज नहीं रहे तो आपको भी हर चीज ढूंढना पड़ेगा और फिर डिस्टर्ब होंगे, किसी को कोई चीज नहीं मिलेगी। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरह से सिस्टमेटिक मींस अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे साइंस का एक ब्रांच जो डील्स करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑर्गेनिजम्स का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पर हम लोग उसको अरेंज कर दो। तो सिस्टमा एक नेचर है, एक बुक जो लीनियस के थ्रू लिखी गई एक बुक है, जहां पे टेक्सोनोमी और उसका अरेंजमेंट जो है काफी अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, तो फाइनली जो बेसिक प्रॉपर्टी है टेक्सोनोमी के, पहले तो कैरेक्टराइजेशन करना है हमको, बता दिया मैंने, आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, क्लासिफाई करना है, और फाइनली उसको हमको एक नाम देना है। और नाम जनरली साइंटिफिक नेम हमें देना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपका भी नेम विद सरनेम है, एक ही नाम का यदि बहुत सारा पर्सन रहा और आप उसी नाम से किसी को भी पुकारोगे तो फिर होगा क्या, सारे के सारे आ जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। इसलिए आपका आपकी क्लास में आपकी बैच में सेम नेम के 2 लोग रहते हैं तो फिर सरनेम के हेल्प से हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये वो है क्या, अच्छा वो वाला, हाँ हाँ वो होता है ना इस तरह से। ग्रेट। तो बेसिक प्रोसेस जो टैक्सोनॉमी की है, पहला आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन की यदि हम बात करें तो जो भी कैरेक्टर्स है उसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कहाँ है, क्या है उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स कैसा है, इंटरनल फीचर्स क्या है, सेल का डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे है उसका, और इकोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमको देखनी होती है। हेलो, क्लास में है ना बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? चलो बढ़िया, कैरेक्टराइजेशन समझ में आ गया सभी लोगों को। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये कंसेप्ट इतने इजी है बेटा, मैंने कुछ कंसेप्ट आपको समझा दिया तो इनकी सारी डेफिनेशन ऐसे ही आपकी तैयार हो गई, ये मान के चलो। आइडेंटिफिकेशन मींस हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको हमका करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है बेटा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, ताकि उसका नेम हम दे पाए। ऐसा नहीं कि प्लांट ऐसा ग्रो कर रहा है तो प्लांट को हम कोई एनिमल के नाम पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आइडेंटिफाई भी करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसका नेम देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रुप में हमको डिवाइड करना है। कन्वीनियंट कैटेगरी जो होती है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, उसको एनिमल में रखना है, फंजाई में रखना है या प्रोटोजोआ में रखना है। कभी भी देखो बेटा, एक मैंगो की मैं बात करता हूँ तो मैंगो को देखते आपको क्या याद आता है, मैंगो का हो सकता है ट्री दिखाई देता होगा। और कभी भी मैं कॉकरोच की बात करूं तो कॉकरोच में आपको प्लांट का इमेज नहीं बनता होगा आपके माइंड में, आपके माइंड में एक एनिमल का इमेज बनता है, होता है ना। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हो पाया, ये उसकी प्रोसेस और बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टराइजेशन उसके हमने कैटेगराइज कर दिए, समझे। हम जम्स की जब बात करते हैं तो जम्स में हमको माइक्रोब्स दिखते हैं, उस हमारा एक अलग पिक्चर्स बनता है, ऐसा नहीं कि जम्स बोला तो हमको प्लांट दिखेगा। डिसीज की हम बात करें तो हमको प्लांट नहीं दिखता बेटा, हमको जम्स दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने उन्हें क्लासिफाई कर लिए, और क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ हमने उसको एक स्टैंडर्ड नेम जो है ऑर्गेनिजम्स का, ताकि कंप्लीट ये वर्ड उसको जान पाए। जैसे कि आया मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेगा आंबा, खांबा, पेरू। आप जाके बोलेंगे आंबा दो, बोलोगे क्या, अमेरिका में जाओ भगा देंगे आपको, क्या बोल रहा है, आई एम एपिस इंडिका, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर नेम हो गया, इस नेम से इसको वर्ल्ड वाइड जो है इसकी पहचान हो गई, तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल दो,
ठीक है, बट ये नेम आप बोलोगे, ये नेम से आप इस टर्म से देखोगे तो आपको इजिली आप भी फाइंड कर लोगे उससे और कोई और भी फाइंड कर लेगा। ओके, तो ये होता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे कैरोलस लिनियस जो है उन्होंने एक सिस्टम दिया नेमिंग का, ठीक है, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं ये बताया। और 2 कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो जेनेरिक होता है और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पीसीज का होता है। तो इस तरह से कंप्राइजेस 2 वर्ड यहाँ पे रहेंगे जिससे कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो किसने दिया बेटा? कैरोलस लिनियस ने। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर टर्म क्वाइन किया है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर लिया हूँ पहले ही ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका 2 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है जिसमें आप देख रहे हो फर्स्ट नेम जो कि जेनेरिक है और सेकंड नेम आप जो देख रहे हो वो स्पीसीज है। हमेशा फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ये जो रहेगा कैपिटल, और सेकंड लेटर जो रहता है ये हमारे स्मॉल अल्फाबेट लेटर से लिखा जाता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा, ठीक है। और कभी भी यदि हमें यहाँ पे हैंड रिटन देखना है तो हैंड रिटन में हमको सेपरेटली लिखना पड़ता है, ठीक है। और हैंड रिटन के बाद हमको सेपरेटली लिखने के बाद उसको हमको अंडरलाइन भी करना होता है, समझ गए। और यदि हमको प्रिंटेड करना है तो प्रिंटेड, कभी भी प्रिंटेड फॉर्मेट में आप देखोगे तो ये इटैलिक होता है, ठीक। इसकी पिक्चर्स भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बॉटनिकल नेम जिससे हम देखें बेटा तो ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉटनिकल या जूलॉजिकल हम नेम देखेंगे तो आईसीबीएन के थ्रू बॉटनिकल नेम और आईसीजेडएन के थ्रू जूलॉजिकल नेम जो है दिया जाता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका और पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीजेडएन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका हैंड रिटन मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, यदि हम लिख रहे हैं तो स्पेशली सेपरेट लिखना है और साथ ही साथ अंडरलाइन बहुत जरूरी है। ओके, तो साइंटिफिक नेम लैटिन हो सकता है, ठीक है, या फिर इटालियन। जब हम हैंड रिटन देख रहे हैं सेपरेटली और अंडरलाइन हमें करना है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जेनेरिक होगा और सेकंड वर्ड हमेशा स्पीसीज होता है। जीनस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। और लास्ट में ऑथर का भी नेम जो है एक एब्रिविएशन फॉर्म में दिया जाता है। और इस तरह से बेटा बायोलॉजिकल नेम का एंड होता है, जैसे कि होमो सेपिनियंस लिन। लिन मींस क्या है बेटा? ऑथर लिनियस जो है उनके नाम पे लिन जो है ये बताया जाता है। सेपियंस जो हो गया स्पीसीज नेम हो गया और होमो जो है उसका जेनेरिक नेम। मैंगी फेरा इंडिका लिन, समझ में आ गया ना किसने ये नेम दिया था, उसके ऑथर का नेम भी वहां पे जो है एब्रिविएशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम देखेंगे, ये क्या होती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो पहली चीज तो देखिए बेटा, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है वो होता है किंगडम। क्या होता है? किंगडम। आवाज आ रहा है मेरा बेटा? आई थिंक वॉइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है, अभी नहीं होगा, थोड़ा सा आया होगा बीच में। एवरीथिंग इज क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। 7:40 हुए हैं, मैंने आपको बोला था नियर अबाउट 8 बजे तक क्लास लूंगा और कोशिश रहेंगी कि ये चैप्टर को हम कंप्लीट करें। अभी नहीं आ रहा हूँ बेटा, अब नहीं आ रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा आया हूँ। ओके, कंटिन्यू करें। यार बोर तो नहीं हो गए आप लोग? क्लास करना है या एंड करना है, क्या बोलते हो? क्लास करना है क्या? 1 2 3, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे कल करना है क्लास, बाकी तो सारे लोग आज ही बोल रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए बेटा हम कल पे डालेंगे तो फाइनली ये होगा कि सिलेबस और पेंडिंग होगा। यदि आज आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं, हाँ आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, हमें समझ रहा है जितना आपने समझा है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा हैंड रेज करना जरा, कितने लोग चाहते हैं कि अभी क्लास करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा मेरा, रेज योर हैंड क्विकली।
प्रज्वल, गामिनी, आर्यन, पल्लवी, साइली, पूर्वल, अमृता, मानव, हमीरा और बाकी लोग मजबूरी में क्लास कर रहे लगता है। ईश्वरी हो के क्लास में, वेदांती, रानी किधर हो आप, आयुष, यहीं पे हो, ठीक है, ईश्वरी है यहाँ पे, बाकी लोग किधर है, प्रणाली, प्रगति, आयुष है क्या? चलो कंटिन्यू करते हैं फिर क्लास। ओके, हैंड रेज नहीं हो रहा था, ठीक है, चार्जिंग कम है इसलिए हैंड रेज नहीं किया था। ओके ईश्वरी, वेदांती, चलो ठीक है बेटा, ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम देख रहे हैं। क्या कहा था मैंने, हम थोड़ी देर पहले, क्या क्या देखना हमको, एक तो लाइफ क्या होता है ये हमें देखना है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक क्या होता है वो देखना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है ये देखना है, और टैक्सोनॉमिक ऐड क्या होता है ये देखना है। तो हम पॉइंट नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये आप देख रहे हो। किंगडम जो होता है बेटा, ये हाईएस्ट जो है कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है बेटा हिरार्ची ऑफ स्टेप्स, हिरार्ची मींस एक रैंक हम कह सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मींस यहाँ पे एक स्टेप वाइज एक रैंक में हमको अरेंज करना होता है। तो ऑल कैटेगरी जो है जिसमें क्या कंस्टिट्यूट होता है, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, और हर एक कैटेगरी बेटा एक क्लासिफिकेशन का एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर जो कैटेगरी में ऑक्यूपाई करता है, जो रहता है, वो कहलाता है टैक्सॉन। जैसे कि क्लास मैमेलिया, तो ये एक सिंगल टैक्सॉन होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, जनरली एग्जाम में आपको ये सीक्वेंस पूछा जाता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ठीक है, या फिर डिवीजन और फाइनली किंगडम। तो इसमें आप ऐसा याद रख सकते हैं कि सौरभ गांगुली जो है, पहचानते हो सौरभ गांगुली को? हेलो, वेरी गुड। तो सौरभ गांगुली जो है, हाँ वेरी गुड, क्रिकेटर कैप्टन पहले था। तो अब देखिए सौरभ गांगुली जो है, फाइनली क्या हुआ, वो अपनी फैमिली के साथ वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। अब रेस्टोरेंट में जाएगा तो ऑब्वियसली भांगड़ा तो नहीं खेलेगा, ऑर्डर करेगा ना जो भी उसे खाना है। तो वो ऑर्डर करता, तो सबसे पहले वो चावल और उसके बाद दाल, ये दोनों ऑर्डर करता है। लेकिन दाल चावल उसका क्योंकि कुछ ज्यादा हैवी सा खाने का मूड नहीं होता उसका, ठीक है। तो फाइनली चावल और दाल, पहले चावल ऑर्डर करेगा बेटा, याद रखना, दाल बाद में आती है, ठीक। बट उसका मन नहीं भरता, तो लास्ट में वो बोलता है यार भाई तू कबाब भी ला ले। तो क्या हो गया बेटा, सौरभ गांगुली फैमिली ऑर्डर चावल दाल कबाब। तो सौरभ का एस क्या हो जाएगा, स्पीसीज, गांगुली का जी क्या आ जाएगा, जीनस, फैमिली का एफ फैमिली, ऑर्डर का ओ, ऑर्डर ही आ रहा है, क्लास का सी, क्लास मीन चावल, फाइलम की जगह प्लांट की हम बात करते तो डिवीजन होता है दाल, और कबाब का किंगडम। याद हो गया, समझे? टैक्सोनोमिक हिरार्ची जो है असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे अभी। बताइए पहले, तो सबसे पहले क्या आ रहा था सौरभ, वॉइस एक्सेस दिया हूं मैंने आप लोगों को, स्पीसीज, फिर जीनस, जीनस, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फैमिली, फैमिली, फिर भूल गए, ऑर्डर, फिर क्लास, क्लास, उसके बाद फाइलम और डिवीजन, बोलते लास्ट में किंगडम। 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 ओके, चलो हम लोग, ये तो हमारा टैक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया। इसको हम एक सिंगल टैक्सोन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, एक एनिमल को हम लेते हैं और एक एनिमल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल हमने लिए सेपियंस, सेपियंस मींस किसकी बात हो रही है बताओ, किसकी बात हो रही है? हम अपनी खुद की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे। तो सेपियंस जो है क्या हो गया, स्पीसीज,
किसमें आता है ये? Man. होमोसेपियंस बोलते हैं, पढ़े हम लोगों ने बेटा, इवोल्यूशन ऑफ मैन में हमने देखे थे। होमिनिडी जो है फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर क्या आएगा इसका? प्राइमेटा ऑर्डर होता है। प्राइमेटा भी पढ़ाया था मैंने, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट, याद आ रहा है? मंकी, ऐप, चिंपैंजी, याद आ रहा है? फिर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है प्राइमेटा? मैमलिया, कॉर्डेटा का मेंबर है। फाइनली किंगडम एनिमलिया में आता है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनोमिक कैटेगरीज पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हम इस पे स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हम चलेंगे और एक एक चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीसीज देखते हैं। स्पीसीज मतलब जो क्लोजली रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे आपको टाइगर का स्पीसीज दिख रहा है, ठीक है। तो एक लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है जिनके बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि आप कैटेगरी में आप देखोगे तो एक स्पीसीज काऊ अलग हो गया, कैट अलग हो गया, डॉग अलग हो गया तो वो सेम आएगा। क्लोजली रिलेटेड जो रहेगा वो उसको एक जगह पे हम रखते हैं, वो क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन नेम, जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम हम देखते हैं। मैंगो हम जानते हैं बेटा, मैंगो का जेनेरिक नेम मैंगीफेरा और स्पीसीज नेम जो है इंडिका होता है। इंडिका मतलब इंडिया में आया और मैंगीफेरा मतलब स्वीट नेचर का होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका रखा, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे ही दिया हुआ है। पोटैटो को सोलेनम कहते हैं बेटा, सोलेटियम हो गया बेटा, ठीक है, और ट्यूबेरोसम, ठीक। इसी के साथ साथ टोमेटो की हम बात करें, ब्रिंजल, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और मॉडर्न मैन, इनके सभी यहाँ पे क्या चीज? जेनेरिक और स्पीसीज नेम दिए हैं। ये आप लोगों को बेटा याद करना पड़ेगा, बहुत इजी है, 2 से 3 बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। सारी चीजें आप देख लीजिए, सारे याद हो जाएंगे। तो इट इज योर टास्क, समझे? ना हो तो मुझे बताइए, मैं अपने लेवल पर ट्राई करूंगा आप लोगों को याद कराने के लिए। चलो तो यहाँ पे देखिए टैक्सोनोमिक कैटेगरी को हम देखते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ज्वाइंटेड लेग की हम बात करते हैं, और 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग की जब भी बात होती है और इसको हम कंप्राइज यदि हम एग्रीगेट करें और एग्रीगेट करके देखें कि जितने भी 3 पेयर वाले जो 3 लेग्स जिसके हैं और ऐसे एनिमल को हम देखेंगे तो डायरेक्टली हमको एक ही चीज याद आती है, वो क्या है? वो इंसेक्ट ही होंगे। तो ये एक टैक्सॉन हो गया। इंसेक्ट किस में आता है जानते हो आप? हेलो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये एक टैक्सॉन हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग वाला जो कैटेगरी है जिसमें 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, उस ग्रुप को कहते हैं इंसेक्ट। ये तो एनिमल की बात हो गई। ये चीज हम प्लांट केस में देखें तो प्लांट में बेटा एक नेकेड सीड वाला प्लांट होता है और एक सीड जो कि कवरिंग सीड होती है। और तो नेकेड सीड और कवरिंग सीड की यदि हम बात करें तो नेकेड सीड वाले प्लांट को जब हम एग्रीगेट करते हैं और सारे प्लांट का एक ग्रुप यदि हम बनाएंगे और सारे प्लांट को हम जब हम ग्रुप करते हैं तो फाइनली हमको एक चीज समझ में आती है कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड नेकेड होते हैं बट सीड मतलब नॉट फॉर्मिंग इनसाइड द फ्रूट, तो वो क्या होते हैं बेटा? हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं। और ये चीज हम देखें कि कवर्ड सीड वाले जितने भी प्लांट है सारे कवर्ड सीड वाले को जब हम एग्रीगेट करते हैं और जब उसके थ्रू एक ग्रुप को हम फॉर्म करेंगे तो हमें तब जाके पता चलता है कि ये जो प्लांट ग्रुप है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये प्लांट ग्रुप एंजियोस्पर्म कैटेगरी से बिलोंग करता है, समझ गए? फाइनली कुछ टैक्सोनॉमी के हम और स्टडी करते हैं बेटा। और टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है यदि हम देखें तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम प्लांट को या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को किसी कैटेगरी में हमने रखे तो उसको हम किस तरह से किस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो देखना बेटा, जब टैक्सोनॉमिक स्टडी मैंने आपको बताया किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। अब ये कॉफ याद रखना, कॉफ जैसे ड्राई कफ होता ना तो ऐसे कफ याद रखना। तो यहाँ पे जीनस और स्पीसीज आपको याद रहेगा, किंगडम सबसे ऊपर रहता है। तो कभी भी सीक्वेंस जो एग्जाम में आता है ना COF को आगे पीछे करते तो सौरभ गंगुली वाला ट्रिक बहुत लंबा हो जाता है, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये याद रखोगे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो आपको इजी जाएगा। तो कभी भी देखना बेटा डिवीजन की यदि हम बात करें तो डिवीजन में जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो सफिक्स के फॉर्म में जनरली यहाँ पे यूज होता है, एक तो फाइटा, फाइसी, माइसिटीज और ऑप्सिडा, ये हम जनरली डिवीजन में हम यूज करते हैं या फिर फाइलम में। तो
तो अब डिवीजन या फिर फाइलम में जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि हम फाइटा की हम बात करें तो फाइटा में क्या आता है बेटा, ब्रायोफाइटा, नाम सुने हो आपने। फाइसी, ये टर्म आपने कहा सुने हो, याद आ रहा है बेटा, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्या चीज, क्लोरोफाइसी आता है। माइसिटीज की हम बात करें तो आपने ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़े होंगे, एस्कोमाइसिटीज पढ़े होंगे, याद आ रहा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज फंजाई में। तो ये सारे जो है किसमें आ रहे बेटा, डिवीजन में आ रहा है। ऑप्सिडा में आपने पढ़े होंगे बेटा ब्रायोप्सिडा, क्या, ब्रायोप्सिडा। तो ये सारा जो कैटेगरीज है ये किसमें आती है बेटा, फाइलम या फिर डिवीजन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, तो एई भी वहां पे यूज होता है। एई जैसे कि मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, याद आ रहा है आपको, डाइकोट प्लांट या फिर मोनोकोट प्लांट है तो मोनोकोटी क्या हो जाएगा, लेडनी, NAE, ऐसा सफिक्स वहां पे यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बेटा, याद रखना है। ऑर्डर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हमने डिवीजन देख लिए, डिवीजन के साथ ही साथ, सॉरी मैंने दो चीज एक साथ बता दिया कि आपको, डिवीजन और डिवीजन के साथ ही साथ ये वाला पार्ट क्लास में आ रहा है, ठीक है। फाइटा जो था क्या था, ये डिवीजन था, उसके बाद ये सारी चीजें जो है बेटा क्लासेस में आ रही है। अब हम लोग इसका ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर में बेटा जनरली सफिक्स के फॉर्म में, ठीक है, सफिक्स के फॉर्म में या फिर जो एंड होता है वहां पे यूज किया जाता है एल्स। एल्स जैसे कि पोएल्स, पोटैटो जो फैमिली से जो बिलोंग करता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या है बेटा, पोएल्स यूज करते हैं, ALES वहां पे यूज किया जाता है। फाइनली चलो अब हम लोग आते हैं फैमिली पर। फैमिली पे हम लोग जनरली ACEAE ऐसा यूज करते हैं, जैसे पोएसी, एस्टेरेसी, लेगुमिनेसी, रेननकुलेसी, ठीक है। तो जैसे पोएल्स हमने देखे थे तो पोएसी, CEAE, ये सफिक्स यूज हो जाता है। और जीनस में हम देखें तो जीनस में अस, अम और ए, तीन टर्म यूज होते हैं। जैसे जीनस में पाइनस, याद आ रहा है आपको, पाइनस पढ़े हो, पाइसम सेटाइवम, ऐसा आता है, या फिर रोजा साइनेंसिस, रोजा, ऐसे पढ़े होंगे आप लोगों ने, याद आ रहा है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें सबसे पहले जीनस क्या होगा ये हम समझेंगे। तो जीनस मींस जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जब हम देखेंगे तो कंप्लीटली हम उसको एक जीनस में रख देते हैं, समझे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, तो आपको वो वाला पार्ट भी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा, कि कैसे हम लोग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को एक हम यहाँ पे जीनस में रखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ये वाला, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो इसके लिए एक जीनस बन गया, इसके लिए एक जीनस बन गया। यहाँ पे एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आप देख रहे हैं, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे क्या होगा, एक सिंपल एक जीनस बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम पोटेटो, ठीक है, पोटेटो की हम बात कर ले, या फिर मकोई की हम बात कर सकते हैं, या फिर ब्रिंजल की। तो तीन ये अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन तीनों भी ये जो स्पीसीज है, इन तीनों को आप एक कॉमन कैटेगरी में हम रखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका एक जीनस, और जीनस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोलेनम। क्या आ जाएगा बेटा, सोलेनम, ठीक है। तो सोलेनम के अलावा और एक और जीनस भी होता है, क्या होता है, पेंटेरा, पेंथेरा पढ़े थे ना हमने, धतूरा भी एक होता है। उसी के साथ साथ पेटूनिया, ये भी एक जीनस होता है। बट यहाँ पे ये सेम जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो उसको हमने क्या किए, एक सेम कैटेगरीज में, और उसका क्लोजली रिलेटेड वाला है तो उसको एक सेम जीनस में हमने रख दिया। तो जीनस सोलेनम की हम बात करें तो पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम क्या है, लाइको परसिकम, और सोलेनम मेलोगिना। ये तीनों भी अलग अलग स्पीसीज है बेटा, जिसकी ये स्पीसीज नेम हो गए, लेकिन इसका एक कॉमन जीनस जो हो गया क्या हो गया, सोलेनम हो गया। यही चीज हम लोग यहाँ पे देखे बेटा, तो जीनस पैंथेरा की हम बात करें तो पैंथेरा मींस लॉयन, लेपर्ड और टाइगर, ठीक है। पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा लियो, ठीक है। ये तीनों का एक कॉमन जीनस हो गया जिसे पैंथेरा कहेंगे। और यही चीज हम फेलिस में हम देखें, कैट आता है बेटा, एक घर की जंगली बिल्ली अलग होती है और घरेलू बिल्ली अलग होती है। तो फेलिस जो है डोमेस्टिक और फेलिस
चेस, बट उसका कॉमन जेनेरिक नेम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीनस। समझ में आया बेटा? ये वाला पार्ट बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और आज जिसने भी क्लास मिस किया समझ लो उसके लिए ये एक पार्ट तो गया, और ये उम्मीद मत करना कि मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, समझे? तो जो लोग भाग गए उनको भागने दो, जो लोग रहेंगे लास्ट तक के रहेंगे वही सबसे आगे जाएंगे, ठीक है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि मैंने क्लास के शुरुआत में जो ग्रोथ वाला पोर्शन जो लिया ना मैंने, वो भी बहुत कंसेप्चुअल था, और अभी का जो बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री में यार आपका रिवीजन हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। ओके, बैठे बैठे 1 घंटे में आपका कंप्लीट, वन शॉट में एक लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, और क्या चाहिए? आप खुद से पढ़ो, इतने अच्छे से तैयारी नहीं होंगी आपकी, कंसेप्ट नहीं समझेंगे। आज के आज जो मैंने समझाया ना, आज के आज आप याद कर लोगे ना, आपका टाइम जो बच जाएगा। नहीं तो यही चीज आप 1 महीने के बाद पढ़ के देखो, सारा कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझा हुआ रहेगा ना तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा आपको, देखना एक बार। चलो फैमिली पे आते हैं। फैमिली पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, मतलब बहुत सारे जेनेरा है। सोलेनम आ गया, सोलेनम के अलावा और जो रिलेटेड जितने भी जेनेरा रहेंगे, यदि हम देखें तो उसका जब वहां पे ग्रुप बनता है तो उससे हम एक नॉर्मल फैमिली में रख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटूनिया हमने देखे थे, फिर सोलेनम हमने देखे थे, और साथ ही साथ धतूरा, ये 3 जेनेरा थे। और तीनों जेनरा को हम कॉमन यदि देखें तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे मिलते जुलते हैं, तो इसको हम एक कॉमन फैमिली में रखेंगे जिसे कहते हैं सोलेनेसी फैमिली। क्या कहते हैं बेटा इसे? सोलेनेसी फैमिली हो गया। लेकिन क्या अकेले एक सोलेनेसी फैमिली है? नहीं, इसी के साथ साथ हम देखें तो कन्वोल्यूएसी फैमिली भी यहां पे आती है। समझ में आ गया? तो ये हम प्लांट के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लॉयन पढ़े थे, हमने टाइगर पढ़े थे, उसी के साथ साथ हमने लेपर्ड पढ़े थे। तो इन तीनों को मिला के हमने एक कॉमन जेनेरा में रखे थे, क्या था? पैंथेरा। क्या पैंथेरा अकेला जीनस है? नहीं, फेलिस भी वहां पे एक जीनस है। अब देखो पैंथेरा और फेलिस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रहते, तो उसको एक हम कॉमन फैमिली में रख देंगे। तो कॉमन फैमिली जो, उसके लिए जो कॉमन फैमिली जो रहेंगी वो फेलिडी फैमिली आएंगी। कौन सी बेटा? फेलिडी फैमिली। तो क्या अकेली फेलिडी फैमिली होती है? नहीं, यहाँ पे अगेन एक और फैमिली आएंगी, कैंडिनी फैमिली भी होती है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप हम और भी कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे समझेंगे जो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली में एक तो सोलेनम भी आ रहा है, पेटूनिया भी आ रहा है, और धतूरा भी। 3 अलग अलग जीनस है, बट तीनों भी जो जीनस आप यहाँ पे जो देख रहे हो, तीनों के बहुत कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है, तो उसको एक कॉमन हमने फैमिली में हमने रख दिए। तो जब 3-4 जेनेरा का ग्रुप है उसको एक सिंगल हमने एक टर्म दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा? सोलेनेसी फैमिली हो गया। एज इट इज सिमिलर, पैंथेरा या फिर फेलिस, ये दोनों जीनस है, तो इसको कॉमन फैमिली में हमें रखना है, तो क्या आ जाएगा? फेलिडी फैमिली आ जाएगी। समझ गए? है इजी। तो यहाँ पे देखो आपको एक तो टाइगर भी दिख रहा है, लॉयन भी दिख रहा है, लेपर्ड भी दिख रहा है, उसके बाद कैट भी दिख रही है, लेकिन उनको कॉमन इसको हमको रखना है। तो हम कहते हैं ना, बिल्ली जो है वो शेर की मौसी होती है, ठीक है? तो ऐसे नहीं कहते बेटा, वो कहावत भले है लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन हम लोग बहुत सारी फैमिली को जब हम असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे, और उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, तो वहां पे बनता है फाइनली एक ऑर्डर। तो देखो मैंने आपको 2 फैमिली बताया था, एक तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कन्वोल्यूएसी फैमिली बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको सोलेनेसी फैमिली बताया था। तो दोनों अलग अलग फैमिली, लेकिन दोनों को हमने असेंबल कर दिया बेटा। असेंबल करके हम फाइनली एक कॉमन ऑर्डर बनाएंगे, तो इसके लिए कॉमन ऑर्डर आता है जिसे कहते हैं पॉलीमोनियल्स। इसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक फैमिली देखे थे, कौन सा फैमिली हम लोगों ने देखे थे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फैमिली देखे थे, उस फैमिली का नाम क्या था? फेलिडी था। फेलिडी था, साथ ही साथ एक कैनेड, क्या है? कैनेडी भी मैंने बताया था। तो फेलिडी और कैनेडी दोनों फैमिली को कॉमन यदि हम देखें और सिंपल एक ऑर्डर में हम रखे, तो उसका एक ऑर्डर क्या था बेटा? कॉर्निवोरा। क्या जाएगा? कॉर्निवोरा। अब कॉर्निवोरा में देखो इधर की ये जो फैमिली है कैट वाली फैमिली है, लेकिन सारे के सारे कैट नहीं बेटा, कॉर्निवोरा में डॉग वाली फैमिली भी आती है, तो डॉग भी कॉर्निवोरा में आता है। समझे? मैन मंकी जो है एक प्राइमेटा, ये भी इसमें आता है, क्योंकि जब इसका सारा एक आपस में ज्वाइन होगा
तो क्लास बनेगी मैमेलिया, और उसके बाद फिर आता है कॉर्डेटा, और फिर हम एनिमल किंगडम पे पहुंचेंगे। समझ गए? तो इस तरह से यहां पे जो है क्लासिफिकेशन जो है ये होता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा जो समझाना चाह रहा हूं मैं। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। इस पोर्शन को इसी तरह से समझना है बेटा हम लोगों को। ओके, चलो, तो जो पार्ट में यहाँ पे समझाया आपको थोड़ी देर पहले, क्या बताया बेटा? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। एक तो कन्वोल्यूएसी फैमिली आ रहा है और सोलेनेसी फैमिली आ रहा है। तो ये सारे अलग अलग फैमिली को मिला करके एक सिंगल ऑर्डर बनाया। कौन सा आ गया? पॉलीमोनियल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक ऑर्डर कॉर्निवोरा आ रहा है, जिसमें कैट की फैमिली भी आ रही है, डॉग की भी आ रही है, सारे आ रहे हैं। मतलब कैनिडी भी आ रहा है और फेलिडी भी आ रहा है। कैनिडी किस में आ रहा था बेटा बताओ? फैलिडी तो टाइगर और ये सारे आ रहे थे। कैनिडी एक अलग फैमिली हो गई हमारी। समझ में आ गया? तो इस तरह से बन गया ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम लोग क्लास पे आते हैं। जब ऑर्डर को असेंबल करेंगे तो फाइनली यहाँ पे क्लास बनती है, जैसे कि डायकोट। डायकोट में देखो पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर आ रहा है और सेपेंडेल्स एक ये ऑर्डर आ रहा है। दोनों ऑर्डर को मिलाकर के ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्लांट है, बट ये कॉमन टाइप के जो है ग्रुप, जिसको हमने एक क्लास में रख दिए। एज इट इज इधर बेटा प्राइमेटा और कॉर्निवोरा दोनों को हमने मिला है, तो वहां पे क्लास मैमेलिया बन गई। कौन सा रिपीट करना बेटा? साइली पूछो, कौन सा पार्ट रिपीट करना बेटा? जल्दी से पूछो। ऑर्डर वाला, क्लास वाला, या फैमिली वाला? फैमिली वाला है ना। चलो वापस से आते हैं। किधर गया हमारा फैमिली? ये देखो, फैमिली रिलेटेड फैमिली हम देख रहे हैं बेटा। प्लांट की हम बात करें तो देखो, एक कन्वोलिएसी फैमिली है और सोलेनेसी फैमिली। ये दोनों फैमिली को जब हम असेंबल करते हैं तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देते हैं। तो उसकी जब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जब दिखेंगे तो उसको कॉमन हम एक नेम देंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो रिलेटेड फैमिली का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है ऑर्डर। तो ऐसे ये दोनों फैमिली जो एक एग्जांपल के रूप में हम देख रहे हैं, इसके और भी बहुत सारे अलग अलग फैमिली रहती, उसके ऐसे अलग अलग ऑर्डर है। तो ये एक एग्जांपल पॉलीमोनियल्स में दो फैमिली आती, कन्वोल्यूएसी फैमिली आती है और सोलेनेसी फैमिली आती है। ठीक है, एज इट इज इधर साइड हम लोगों ने जो देखे बेटा, यहाँ पर ऑर्डर कॉर्निवोरा जो है, यहाँ पे फैमिली फेलिडी आ रही है और फैमिली कैनिडी आ रही है। समझ गया बेटा? साइली क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। क्लियर हो गया बेटा? और कुछ स्लाइड बची है बेटा, ओनली 15 स्लाइड बची है, जल्दी हो जाएगा। 15 भी नहीं बची, बहुत कम स्लाइड है। यहाँ पे ज्यादा दिख रही है क्योंकि कुछ ब्लैंक स्लाइड भी रखा था मैंने समझाने के लिए। तो बहुत जल्दी आपका ये पोर्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा और टाइम दे दो बेटा, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो फिर बाकी आगे चल के फिर आपके लिए हैक्ट्रिक होगा। फिर कभी मैं 3 बजे बुलाऊंगा और 6 बजे तक क्लास लूंगा, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं करना हमें। साइली समझ में आ गया? रिस्पॉन्स करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लास भी देख लिया बेटा। क्लास के बाद हम लोगों ने अब फाइनली किंगडम तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर उसके पहले फाइलम और डिवीजन आता है। डिवीजन जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो डायकोट और मोनोकोट दोनों यदि यहाँ पे हम क्लास को जोड़ दे तो एक डिवीजन बनता है एंजियोस्पर्म। या फिर कॉर्डेटा में हम देखें तो एम्फीबिया एक क्लास है, रेप्टिलिया एक क्लास है, एफसेप क्लास है, मैमल्स एक क्लास है। सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। एक कॉर्डेट हो जाता है, एक नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेटा को हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाता है बेटा? एक किंगडम बन जाता है। कौन सा? एनिमल किंगडम। ऐसे डिवीजन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ऐसे अलग अलग डिवीजन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक वहां पे किंगडम बन जाता है, किंगडम प्लांटी। तो सारे प्लांट जो है किंगडम प्लांटी में आते हैं, सारे एनिमल जो है किंगडम एनिमल में आते। तो इतने सारे फाइलम जो है, इतने सारे डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन और एनिमल के लिए फाइलम का यूज किया जाता है। क्या नहीं दिख रहा बेटा हमेरा? क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? बताओ कौन सा पोर्शन नहीं दिख रहा बेटा, बताओ। स्लाइड फिर से शेयर करूं क्या बेटा? फैमिली वाला नहीं दिख रहा?
अभी देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या बेटा ये फैमिली वाली स्लाइड? हमें भी दिखा बेटा, बाकी लोगों को तो दिखाई दे रहा है बेटा। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। देखो अभी दिखा क्या? कुछ नहीं समझा होगा तो अभी भी पूछ लो। कोऑर्डिनेटा बेटा फैमिली में नहीं है। ओके चलो, किसी को कुछ नहीं समझे ना तो आप मुझे कॉल या फिर टेक्स्ट करो, वो वाला पोर्शन में समझा दूंगा, या फिर मैसेज करो, नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज करवा दूंगा। समझे बेटा? एक बार रीज्वाइन करके देखो, नहीं तो हमेरा ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो। बेटा 60 नंबर का स्लाइड चल रहा है और ओनली 70 स्लाइड है, मींस ओनली आपके 10 स्लाइड बचे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलो तो देखो, हम एक यहाँ पे टाइगर का एक स्पीसीज देख रहे हैं। एक स्पीसीज है टाइग्रिस, जीनस उसका पैंथेरा, फैमिली फेलिडी, ऑर्डर कॉर्निवोरा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमल। तो इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लास मेमेलिया में देखो बेटा, ह्यूमन भी आता है, डॉग भी आता है, कैट भी आता है, टाइगर भी आता है। ठीक है, इसके ऊपर हम और आते हैं कॉर्डेटा, तो उसमें बेटा बर्ड्स भी आता है, बट मेमोलिया में बर्ड्स नहीं आ रहा था। और उसके ऊपर हम जाएंगे तो और भी वहां पे आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिखेंगे। इंसेक्टा एक अलग ही क्लास हो जाती है, बट किंगडम एनिमल में इंसेक्ट भी आ रहे हैं। तो इस तरह से बेटा ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और उसके एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, फैमिली फेलिडी के बाद हम जब आगे आते हैं तो कैट वाला अलग हो जाता है और पैंथेरा मींस टाइगर वाला जो है ये पोर्शन आता है। लेकिन हम कॉर्निवोरा में ऑर्डर में आते तो इसमें डॉग को ऐड कर लेते हैं, लेकिन फेलिडी में बेटा डॉग और कैट को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये वाले स्लाइड से आपका एक एक पार्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट ये जो पिक्चराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ये मैं बोर्ड के लेक्चर में भी पिक्चराइजेशन नहीं दे पाता आपको, समझे? और ये इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ओनली वन क्वेश्चन, और कभी मुश्किल से कुछ ज्यादा ही हुआ तो 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो इस पर आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना ही नहीं है, समझ गए? और ये वैसे भी ये चैप्टर बेटा समझने से ज्यादा रटने वाला चैप्टर है, रट डालो इसको एक एक लाइन। चलो तो ऑर्गेनिजम्स और उसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको ये एनसीईआरटी में बेटा ये एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैन का हाउस फ्लाई हो गया, मैंगो और वीट, इसके कुछ बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिवीजन, ये सारा दिया हुआ है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैं इसका एक सिंपल सा ट्रिक आपको बता देता हूं, आप याद कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें तो आप देखो होमोसेपियंस, तो जीनस होमो और जो स्पीसीज सेपियंस, ये तो आपको याद रहेगी। बट इधर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हमारा पीएम चोर। ठीक है, तो क्या हो गया, एच मतलब होमोनिडी, पी मतलब प्राइमेडा, एम मतलब मेमेलिया और चोर मींस कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब डिवीजन कॉर्डेटा हो गया, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा और फैमिली होमिनिडी आ गई। एज इट इज जैसे मस्का डोमेस्टिका, म्यूजिक दिया, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो म्यूजिक दिया से क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका आपको याद रहेगा, तो मस्का मतलब जीनस में आ गया, और डोमेस्टिका जो है हाउस फ्लाई का स्पीसीज नेम है। म्यूजिक फैमिली में मसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड ऑर्थोपोडा। दिया DIA, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड ऑर्थोपोडा, याद रहेगा। मैंगो का मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है। ठीक है, क्या हो गया, मैंगीफेरा। अन्ना ने सांप देखा आंगन में, ऐसा आप याद कर सकते हो। तो अन्ना मींस एनाकार्डियसी, सेपेंडेल्स देखा मींस डायकोट, आंगन मींस एंजियोस्पर्म। मैंगीफेरा इंडिका आपको ये याद रहेगा। ऐसी वीट का याद रख लो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस हो गया,
ठीक है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, पोएसी, पोएल्स, मोनोकॉट, देन फाइनली एंजियोस्पर्म। हेलो, याद हो जाएगा ये? किसी को याद ना हो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो, इसका ट्रिक भी मैं समझा दूंगा आपको और इजीली याद हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, इजीली आप ये याद कर सकते हो। समझ गए? और लास्ट में फाइनली आता है बेटा टैक्सोनॉमिक ऐड, ये लास्ट टॉपिक है आपका और फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक ऐड पे यदि हम जाए बेटा तो ये होता क्या है, इसके कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, टैक्सोनॉमिक ऐड मींस क्या होता है? तो टैक्सोनॉमिक ऐड को सिंपल टर्म में यदि हम समझे बेटा तो एक टेक्निक या एक प्रोसीजर जिसमें हम किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इजीली क्लासिफाई कर पाए, इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें से एक हर्बेरियम आता है। हर्बेरियम में प्लांट के जितने भी ड्राई मटेरियल जो होते हैं, ड्राई प्लांट को हम एक फाइल बनाते हैं और उस प्लांट को वहां पे हम रखते हैं। ठीक है, ऐसे बॉटनिकल गार्डन में दुनिया भर के प्लांट हम बॉटनिकल गार्डन में मिलेंगे, दुनिया भर के एनिमल्स जो होते हैं जूलॉजिकल पार्क में मिलते हैं, म्यूजियम में कुछ स्पेसिमेन मिलते हैं, की फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, फ्लोरा जो है प्लांट के लिस्टिंग के लिए होता है बेटा, ये आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। मैनुअल्स जो होता है यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन जो है प्लांट के लिए होता है। मोनोग्राफ जो होता है इसमें एक सिंगल टैक्सॉन का यदि हमको डेटा और इंफॉर्मेशन रखना है तो वो एक मोनोग्राफ में होता है। और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट यदि हमें करना है एक स्पीसीज का तो उसके लिए हम कैटलॉग का यूज करते हैं। समझे? तो ये सारे इसका मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया। और की जो होती है यदि हम देखें तो की जनरली क्या कह सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वहां पे कंपेयर करते हैं बेटा, की मतलब दो वहां पे स्टेटमेंट लेते हैं जिसे कपलेट कहते हैं और हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। चलो आगे समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो हर्बेरियम। हर्बेरियम देखो ये प्लांट था, इसको हमने ड्राई किए, ड्राई करने के बाद ये इस तरह से फाइल लिए और फाइल में हमने उसको हर्बेरियम में क्या है बेटा, जो प्लांट स्पेसिमेन थे ड्राई करने के बाद उसको हमने प्रेस किए, टोटल उसका वाटर मॉइस्चर हटा दिए। ठीक है, और एक सीट में हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। साथ ही साथ हमको वहां पे लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको वहां पे देना होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए बॉटनिकल गार्डन आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो हमारा क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, ये फेमस बॉटनिकल गार्डन है बेटा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल इंडिया में हावड़ा में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में, ये याद रखना बेटा, जहां पे कलेक्शन डायरेक्टली लिविंग प्लांट जो होते हैं बेटा, हमको यदि आइडेंटिफाई के रेफरेंस पे रखना है तो बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली के साथ सारे प्लांट को लेबल करके यहाँ पे इस तरह से जो है बॉटनिकल गार्डन में प्लेस किया गया है। एकदम सिंपल है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम में देखो बेटा आप डायरेक्टली स्पेसिमेन देख रहे हो, प्लांट और एनिमल को डायरेक्ट हम प्रिजर्व करते हैं। फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम एनिमल को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि किसी भी टाइप का वहाँ स्पॉइल ना हो, प्रिजर्व रहे। ठीक है, इस तरह से प्लांट के स्पेसिमेन आप देख रहे हो बेटा, बहुत सारे इस तरह से म्यूजियम आपने देखे होंगे। ठीक, बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है जहाँ पे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जो होता है एक जार, इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एक जार के अंदर बेटा कंप्लीट जो प्लांट और एनिमल है, ठीक है, एक या फिर इंसेक्ट को बेटा जो प्रिजर्व बॉक्स होता है, ठीक है, उसको किल करके पिन करके हम डायरेक्टली रख देते हैं, जैसे एनिमल, बर्ड और मैमल्स जो होते हैं या एनिमल स्केलेटन, तो उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क आप खुद जानते हो बेटा, वाइल्ड एनिमल जो होता है जिसको प्रोटेक्ट करना है, उनका हैबिटेट और बिहेवियर और फूड उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। की जो है मैं जो समझा रहा था आप ध्यान से समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई एनिमल है, एनिमल ड्राई स्किन वाला है, तो हम देखेंगे क्या ये एनिमल ड्राई स्किन वाला है, आंसर आएगा यस, आंसर आएगा नो, नो आएगा तो सालामंदर हो गया। यदि यस आता है तो यस आएगा तो फिर उसके आगे क्या उस एनिमल में हेयर होते हैं, यदि आंसर आएगा यस या नो, दो अपोजिट वहां पे हम लोग वहां पे कंसेप्ट मिलते हैं। तो इस तरह से दो पेयर यहाँ पे हमको जो मिल रहा है उसको हम कपलेट कहते हैं, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं जिसको, जब वो पेयर होता है उसको हम कपलेट कहते हैं। उस दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर नो या एक पेयर यस, ये कहलाता है लीड।
एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, लीड। ठीक है, और इन सारे इसको हम क्या कहते हैं बेटा, की मतलब हमारे को वो एक चीज बता रही है, एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ड्राई स्किन वाला एनिमल है, बट उसमें हेयर भी होते हैं, और हेयर होते हैं यदि, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, आगे एक एनिमल जो भी है। फिर हेयर तो है, बट हेयर के साथ ही साथ क्या उसमें थंब अपोजिट होते हैं, नहीं होते, तो टाइगर हो गया। थंब अपोजिट होते हैं तो बाइपेडल लोकोमोशन वाला होगा। बाइपेडल लोकोमोशन होता है, नहीं होता, यदि होता है तो ह्यूमन आ जाएगा, नहीं होता तो गोरिल्ला हो जाएगा। 4 पैर से चलता है या 2 पैर से चलता है। तो इस तरह से बेटा ये एक ब्रांचिंग होती है, एक की टाइप, जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कहलाता है बेटा टैक्सोनॉमिक ऐड, जिसमें की का एक पार्ट देखे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया को ही देखे, तो बैक्टीरिया में हमने ग्राम स्टेनिंग किए थे, तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नहीं है, यदि है तो एक पार्ट अलग है, नहीं है तो चलो फिर वो रॉड शेप में होता है, यस और नो। अच्छा है तो कोका ही हो जाएगा, नहीं होगा तो उसको अलग। क्या वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, यस और नो। नो तो ऑब्लिगेट एनारोबिक, यदि करता है तो फैकल्टेटिव आता है। क्या लैक्टोज को फर्मेंट करता है, यस और नो। यदि लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है तो उसके आगे भी फिर उस तरह से हम फाइनली एक बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो इस छोटे से की को भी पढ़ाने जाएंगे तो बहुत डिटेल है, बट हमको एग्जाम में बेटा नीट क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताया। तो ये देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोकाई होता है, ऑब्लिगेट एनारोब है, लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर रहा तो साल्मोनेला हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, या फिर क्या है, सीजेला हो सकता है। तो एक बैक्टीरिया को लेकर हम समझ सकते हैं। फ्लोरा क्या होता है मैंने पहले बताया बेटा, जहां पे एक इंफॉर्मेशन रखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट स्पीसीज का, तो ये फ्लोरा होता है इस तरह से। मैनुअल आप देख रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। मैनुअल्स में आइडेंटिफिकेशन नेम, जो भी एक एरिया का इंफॉर्मेशन है वो मैनुअल्स में रखते हैं। मोनोग्राफ रिकॉर्ड, जो भी कि किसी एक टैक्सोन का जो इंफॉर्मेशन हम रखते हैं तो मोनोग्राफ होता है। और कैटलॉग मतलब एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्पीसीज की जब हम लिस्टिंग करते हैं तो कैटलॉग आता है। और इस तरह से फाइनली आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। लिविंग वर्ड आज हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से कोऑपरेट किए, और 20 स्टूडेंट बिल्कुल बेटा खड़े हुए हैं डटकर। हमको आगे जंग जीतना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, बाकी लोग भाग गए। ओके, तो जो लोग है रियल में बेटा आप आगे जाओगे, क्योंकि आप इतना एफर्ट अभी कर रहे हो और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे इस बार, अभी घर पे रहकर भी। ओके, मजा आया? हेलो, क्लास में है ना सभी लोग? तो बेटा ये चैप्टर हो सकता है कि आपको फास्ट लगा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें कि जो बहुत स्लो मोशन पे बहुत लंबा खींच के इसको पढ़ाया जाए, क्योंकि एक या फिर 2 क्वेश्चंस के लिए यदि मैं 10 दिन लूंगा तो आप बाकी की पढ़ाई कब करोगे बताओ? कल हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, पढ़ के आइए, पढ़ के आओगे तभी होगा। कोशिश करेंगे कल या फिर 2 क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये दोनों भी चैप्टर बेटा लर्निंग वाले हैं। इसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी पे जाएंगे हम लोग। प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी ट्रिक की हेल्प से आप लोगों को याद कराऊंगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी इस संडे को मैं आपका एक्स्ट्रा लेक्चर रखने वाला हूं, इस ट्यूसडे को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखने वाला हूं। तो ये दोनों दिन आप लोग रेडी रहोगे बेटा। मंडे भी क्लास रहेगा, कल भी आपका क्लास है, समझे? जल्दी से जल्दी आपके सारे पोर्शंस में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बहुत तेज नहीं भागेंगे, जहां पे जरूरी होगा वो वहां पे हम स्लो चलेंगे। जैसे प्लांट किंगडम पहली चीज, प्लांट एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है, मॉर्फोलॉजी तो इजी है, बट प्लांट एनाटॉमी जो है, प्लांट किंगडम जो है, इसमें हम ऐसा भाग नहीं सकते। इसके लिए थोड़ा बहुत बोर्ड का भी नीड रहेगा बेटा, सिर्फ स्लाइड से नहीं समझ पाएंगे हम। तो ये वाले पोर्शन में हमको टाइम देना है, तो जिसमें हम टाइम देना है उसको हम सही टाइम देंगे, बट जिसमें टाइम नहीं देना है उसको हम स्लाइड की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का जो चैप्टर जो पोर्शन हुआ है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट रहते हैं आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। यदि कोई पार्ट रिवाइज करना है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे, और नहीं रहा रिवीजन का तो कल हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और मे बी कल का आपका शेड्यूल, कल कितने बजे फ्री है स्लॉट बेटा? कल 4:30 का हमारा क्लास रहता है, तो 4:30 की जगह हम 4 o'clock को क्लास रख सकते हैं क्या कल का? ओनली कल के लिए रख सकते हैं। 4 से 6 2 आवर्स का क्लास रहेगा।
चलो वेरी गुड। तो ये 4 बजे का टाइम बेटा कल मैं मैसेज टेक्स्ट कर दूंगा, और टेक्स्ट करने के बाद आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल आपका 4 बजे का क्लास है। ठीक है, बाई चांस यदि नहीं हो पाया कुछ चेंज तो मैं आपको 4:30 से ही क्लास लूंगा, और नहीं तो आप 4 o'clock बिल्कुल माइंड में बैठा लो, 4 बजे कल क्लास होगा, और कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोर्शन, या फिर कल चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है तो अच्छी बात है। क्यों बेटा ईश्वरी, कल का क्या प्रॉब्लम है? 5 to 6 क्लास क्यों रखे? क्या प्रॉब्लम है बताइए? कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टारगेट है हमारा, कंप्लीट कर लेते हैं हम। फिर संडे को हम लोग कोई एक लेंदी चैप्टर लेंगे, और 2 से 2 से 2.5 घंटे का हम क्लास रखेंगे संडे को, क्योंकि इस संडे आप लोगों का टेस्ट भी नहीं है। कल 5 से 6 क्लास रहते हैं इसलिए। ओ 5 to 6 क्लास, चलो तो आपको इतना हेक्ट्रिक नहीं करता बेटा मैं। फिर एक काम करेंगे, कल हम 4 बजे का क्लास नहीं रखेंगे, हम ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। ठीक है, कल 4:30 को ही क्लास रखेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं, 4:30 से क्लास रख लेते हैं। ओके ठीक, क्योंकि देखो आप मजबूरी में और बहुत ज्यादा एफर्ट लेके पढ़ोगे, और उसके बाद फाइनली ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगा, या फिर टायर्डनेस रहेगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल टाइट रहता है, चलो कोई बात नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छोड़ दो, हम संडे के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, मंडे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ट्यूसडे भी पढ़ेंगे और वेडनेसडे भी पढ़ेंगे। समझ गए? ये 4 डेज जो है हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट ले लेंगे। ओके, तो कल हम 4:30 से ही क्लास रखते हैं, लेकिन आपका संडे एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। संडे एक्स्ट्रा क्लास का जो भी टाइम रहेगा मे बी 12 बजे से रखेंगे हम, 12 से 2 हो सकता है, या कुछ चेंज रहा तो मैं एट द टाइम आपको पोस्ट कर दूंगा मैसेज, समझे? बट संडे आपका एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक, संडे भी हम एक लेंदी वाला जो चैप्टर होगा उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे बोर्ड के साथ सारा प्रेजेंटेशन हो जाए और अच्छे से हमारा वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। संडे मंडे और ट्यूसडे 3 दिन में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर यदि लेंदी वाला होता है तो। ठीक है बेटा, चलो तो एंड करते फिर आज का क्लास। थैंक यू फॉर योर एफर्ट, एप्रिसिएशन, सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। कल 12 बजे ऑफलाइन क्लास है बायोलॉजी की, तो 12:30 ऑनलाइन कैसे होगा? नहीं बेटा देखिए, कल 12 बजे मेरा नहीं है, आपका ऑफलाइन क्लास यदि होगा तो राकेश सर ही क्लास ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे। मैं सिर्फ इवनिंग में ही क्लास ले रहा हूं आपका, समझे? आप राकेश सर से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, यदि आपका 12 बजे ऑफलाइन होगा तो 12:30 को ऑनलाइन नहीं रहेगा। दोनों भी जो टाइम है वो मैनेज राकेश सर ही करने वाले हैं, स्पेशली ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए बेटा, समझे? या फिर आपको मेरे लेक्चर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के पढ़ना है, यूट्यूब पे सारे अपलोड है, यूट्यूब पे सारे लेक्चर अपलोड कर दिया हूं मैंने। ओके, एकेडमी बेटा में भी जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अब दिल्ली दूर नहीं है बेटा, पास में ही है। ओके चलो तो एंड करते हैं बेटा आज का क्लास। बाय बाय, थैंक्स, मिलते हैं बेटा। किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर देखना है आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और जो लिंक है tiny.cc का, तो एक सिंगल प्लेलिस्ट जो है, ठीक है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर भी, ठीक है, ले सकते हो। tiny.cc नीट बायोलॉजी ऑनलाइन, ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां से आपको मिलेगा और सारा हो जाएगा। आयुष बेटा कौन सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ नागपुर में, बताओ, नाम बताओ बेटा। और इवन ऑड में चल रहे हैं या फिर सारे स्टूडेंट वहां पे हैं? नेम नहीं पता तो बेटा वो सिर्फ अफवाह है, समझ गए? अभी एलन जैसा इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्टार्ट होगा तो सारा स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए?
छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी बेटा वो ब्लैक में चला रहे हैं, वो फाइनली क्या है, ऐसे में धोखा दे रहे हैं अपने आप को और बच्चों को भी। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है, किसी एक को नहीं, क्योंकि किसी एक की गलती सभी को हार्म कर सकती है। और जो चीज अच्छे से चालू होने वाली है, एक दिन जल्दी करके क्या है, परमानेंट उसको बंद कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं करना है बेटा।